हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप हमारे साथ फिजी गिलबर्ट फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरा नाम है अशफाक। आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द फिजी गिलबर्ट फाउंडेशन और आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो हमारा नया माइग्रेंट पॉलिसी है, जो द न्यू माइग्रेंट इमिग्रेशन पॉलिसी दैट वी हैव गॉट, व्हिच इज एन इंटरिम मेजर फॉर पीपल हु आर इन हैव बीन इन द कंट्री फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। सो हम लोग सोचा कि हम लोग will bring around an immigration migration expert to talk about the subject, to inform us a little bit more about this and answer some pressing questions. So मैंने क्या किया है, I've gone to different migration Facebook pages, migrant Facebook pages, and picked out some really pressing questions that people have, concerns that they have, and most people want to know whether they qualify or not, because there's obviously a thin line between sometimes where you can qualify and where you can't qualify. To answer those questions, we have got Mr. Ajay Bal with us. Mr. Ajay Bal is a licensed immigration advisor, and उनका company का नाम है Migration Expert. So स्वागत है आपका अजय भाई। थैंक यू अशफाक भाई, और थैंक यू फिजी गिलबर्ट फाउंडेशन का भी। और जितने भी देखने और सुनने वाले आपके दर्शक हैं, उनको मेरा प्रणाम। प्रणाम। अच्छा अजय साहब, बिफोर वी गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ द सब्जेक्ट, आप भी तो माइग्रेंट है। आई मीन, यू केम टू न्यूजीलैंड एंड यू हैव योर ओन माइग्रेशन जर्नी। सो डू यू वांट टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट हाउ द प्रोसेस वाज फॉर यू? श्योर। अशफाक भाई देखो, मैं आया था 2007 में, तो कोई 14 साल हो गए हैं मेरे को आए हुए। उस समय जो न्यूजीलैंड जो माइग्रेशन न्यूजीलैंड में हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा एक इट्स वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम। स्टूडेंट जो कैटेगरी शुरू की थी, उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो काफ़ी इंटरेस्टेड थे न्यूजीलैंड आने में उस टाइम में, तो उन 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 उस बैच में मैं था। तो मेरा जर्नी बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छा था। आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। दिस कंट्री हैज़ गिवन मी सो मच, एंड मैं अभी इसको, ये मेरा घर है। जो घर छोड़ के आए थे, वो घर अभी अपना घर नहीं रहा, ये अपना घर हो गया। तो जो इमिग्रेशन के थ्रू जो प्रोसेस हमारा हुआ उस समय, वो देखा जाए तो काफ़ी आसान था उस समय। ये पिछले कुछ सालों से काफ़ी डिफ़िकल्ट था इमिग्रेशन के साथ डील करना, लेकिन जो हमारा जर्नी था वो बहुत ईज़ी था। तो वही उसको चीज़ को दिमाग में रखते हुए जब मैंने सोचा कि यार मैं रिलेट कर सकता हूँ लोगों से जो अभी उस प्रोसेस से निकल रहे हैं, जिस प्रोसेस से मैं भी कभी निकला था। तो उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली, और दैट्स हाउ मैं ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आई स्टडीड एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज़ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र। अच्छा अजय भाई, बहुत बहुत दिलचस्प कहानी है। हमारा भी अभी जल्दी में रेजिडेंस हुआ है, एंड द प्रोसेस दैट वी वेंट थ्रू, मेरी बीबी और मैं, मेरी बीबी ज्यादा करके और मैं कम, Yeah. it was very stressful. It was an immensely stressful period, and that is an emotion that echoes throughout the migrant community in the past 3 years. 3-4 साल लग गए, 12 महीने के काम के लिए, and Mm. the amount of scrutiny डाला गया in process में, and all the things that you had to, all the boxes need to be ticked, all the I's needed to be dotted and all the T's needed to be Yeah. crossed. So उसके कारण से it has been a highly stressful situation for a lot of people. But अभी ये नया policy आया है for people that have been in the country. I mean, there are points to the policy. So, like in a few words, would you like to explain what this new policy is about? श्योर। देखिए, ये जो मेन इसका जो इफ़ेक्ट है, वो इन्होंने रेज़िडेंस वीज़े जो इंट्रोड्यूस किया है, 2020-21 रेज़िडेंट वीज़ा, जो वन ऑफ रेज़िडेंट वीज़ा है। हम इसका स्वागत करते हैं। आई थिंक ये अपनी जो एथनिक कम्युनिटी है, हमारा जो इंडियन अपनी कम्युनिटी है, चाहे वो फिजी इंडियन है, चाहे वो इंडियन इंडियन है, सबके लिए बहुत अच्छा एक न्यूज़ आया जब ये अनाउंस हुआ 29th ऑफ सितंबर को। तो इसके अंदर वो उन्होंने काफ़ी सारे जो बंदे अपने पिछले काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, बेसिकली उनको एक अपॉर्च्युनिटी दी है, और वो अभी इस कंट्री के परमानेंट रेज़िडेंट बन सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें जो एलैबोरेट करने वाले, धीरे-धीरे हम जैसे इंटरव्यू आगे जाएगी, हम इसको बात करते रहेंगे। लेकिन बेसिक अगर ओवरव्यू देना हो, तो ये न्यूज़ीलैंड में परमानेंट रेज़िडेंसी लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका जो है अपनी कम्युनिटी को मिला है।
अच्छा ठीक है, तो आई मीन मेरे पढ़ने में आया है कि इसकी तीन तीन क्राइटेरिया है, उसमें से तीन में से एक भी हो तो चलेगा। तो हाँ जी। पहला क्राइटेरिया इसका है कि यू हैव टू बी इन न्यूजीलैंड ऑन द 29th of the 9th 2021। तो हाँ जी। यू नीड टू बी द कंट्री ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो पहला क्राइटेरिया है इसमें। दूसरा है बी ऑन एन एलिजिबल वीजा और अप्लाइड फॉर एन एलिजिबल वीजा बिफोर 29th of the 9th 2021, that is later granted, and उसके बाद तीन क्राइटेरिया है जिसमें जिसमें से एक हो तो ओके। चलेगा। तो ये तो जो मेन क्राइटेरिया है जो पहले अभी जो मैंने पढ़ा है, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे जी भाई? हाँ जी, देखिए जो मेन उन्होंने 3 कंपोनेंट में इमिग्रेशन ने इसको बाँट दिया है। हम्म, उन्होंने बोला है कि अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक आप टिक करते हैं, कोई भी एक बॉक्स टिक करते हैं, तो आप ये जो 2021 रेज़िडेंट वीज़ा इसके लिए एलिजिबल हो जाएँगे। मैं उसको हम्म, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि एज़ ऑफ 29 सितंबर 2021 अगर आप न्यूज़ीलैंड में पिछले 3 सालों से हैं और एंड नॉट और सॉरी एंड उन 3 साल के अंदर आप 821 डेज़ न्यूज़ीलैंड में रहे हैं। अच्छा। व्हिच मीन्स कि अगर आप 29 सितंबर 2018 में आए हैं, उसके और आज के दरमियान आप 3 साल हैं न्यूज़ीलैंड में, लेकिन उसमें 821 दिन कंट्री में होने चाहिए क्योंकि कई बार हम घूमने चले जाते हैं, जहाँ फैमिली को इंडिया वापस मिलने चले जाते हैं या फिजी चले जाते हैं, तो काफ़ी समय लगा लेते हैं उधर। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि 821 दिन आपको कंट्री में होना चाहिए। अगर आप वो हैं, तो आप क्राइटेरिया मीट करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन उन्होंने दी है, वो है आप 29th ऑफ सितंबर में जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको न्यूज़ीलैंड का मीडियन वेज मिलता हो। मीडियन वेज इज़ $27 पर आवर। अगर आपको वो मिलता है, तब भी आप एलिजिबल हैं। उसमें कोई मैटर नहीं करता आप कौन-सी जॉब में हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मैकेनिक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ट्रक ड्राइवर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं। अगर आपको $27 मिल रहे थे 29 सितंबर को और आप वर्क वीज़ा पे हैं, जो एलिजिबल वीज़ा है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो आप भी एलिजिबल होते हैं। और तीसरी जो ऑप्शन है कि आपका जो रोल है, वो एक इमीडिएट शॉर्ट स्किल या लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्किल जो इनके कैटेगरीज़ हैं, उनमें आता है। जैसे शेफ्स हो गए, जैसे डीज़ल मैकेनिक्स हो गए, या लैब टेक्नीशियंस हो गए। ये जो बंदे हैं, ये भी सारे इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। सो ये जो 3 मेन कंपोनेंट है, इनमें से आप एक भी बॉक्स टिक करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उसमें। अच्छा। नाउ इसका जो पहला था, आई मीन लाइक द सेकंड बिट आई रोट रेड वाज be on an eligible visa or applied for an eligible visa before the 29th of the 9th 2021, that is later granted, right? ये And उसके बाद ये तीन कहते हैं। तो ये जो eligible visa है, the term हाँ जी, eligible visa, would you like to elaborate on that कि ये eligible हाँ, visa क्या है? I mean, श्योर। I can be on a tourist visa, हाँ, बढ़ाते गया 3 साल हो गए, I mean, यस, uh, यस। वो एलिजिबल वीज़ा उन्होंने एक लिस्ट रिलीज़ की है इस पॉलिसी के अंडर, जो कि एज़ ऑफ 29 सितंबर जिसको वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो एलिजिबल वीज़ाज़ हैं। जिसमें आपका वीज़ा आ जाता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, आपका टैलेंट एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, आपका एसेंशियल स्किल वर्क वीज़ा, किसी रिलीजियस वर्क वीज़ा पे आप, जहाँ आपका लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज वीज़ा है, जहाँ आपका आप माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन वीज़ा पे हैं, जहाँ ट्रैफिकिंग विक्टिम में है, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी जॉब सर्च वर्क वीज़ा है। सो ये काफ़ी लंबी लिस्ट उन्होंने बनाई है, लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा आपने मेंशन किया है, टूरिस्ट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा इसमें एलिजिबल नहीं है। अच्छा। सो अगर आप 29 सितंबर 2021 को टूरिस्ट वीज़ा होल्ड कर रहे हैं या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, आप इस कैटेगरी के अंडर एलिजिबल नहीं है। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे जब मैं यहाँ आया था तो मेरी बीबी स्टूडेंट वीजा पे थी एंड आई गॉट अ पार्टनरशिप वीजा, पार्टनरशिप वर्क वीजा एंड ओपन वर्क परमिट टू वर्क व्हाइल शी वाज स्टडीइंग कंट्री में, एंड मेरे बच्ची को मिला शी गॉट स्टूडेंट वीजा टू स्टडी ओवर हियर। या तो फर्ज कीजिए कि आई हैव गॉट अ वर्क वीजा अभी, बट मेरी बीबी का स्टडी वीजा है, बट मैं कंट्री में 3 साल से हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है, बराबर कि मान लो शी इज डूइंग अ डिग्री और मास्टर्स का थीसिस कर रही है, क्या भी कर रही है, बट 3 साल हो गए। यप, तो 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ और वो पढ़ रही है, उसका वीजा है स्टूडेंट, मेरा वीजा है ओपन वर्क परमिट, बट द कंडीशन इज दैट आई एम ऑन अ पार्टनरशिप वीजा, सो इट्स अ डिपेंडेंट वीजा। तो उस केस पे क्या हो सकता है?
देखो, जो डिपेंडेंट पार्टनरशिप बेस्ड जो वर्क वीज़ाज़ हैं, जिसमें आप जिसको बोलते हैं कि ओपन वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं, जो आपके पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है, जो मैं लिस्ट जो इन्होंने रिलीज़ की है एलिजिबल वीज़ाज़ की, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा। अभी जब धीरे-धीरे ये पॉलिसीज़ और ज़्यादा क्लियर होंगी, उसमें अपने को ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ये पॉलिसी फ्रेश ऑफ द बोट है, तो रिलीज़ की है। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इमिग्रेशन की, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होती रहेंगी। लेकिन अगर मैं फेस वैल्यू पे देखूँ, अभी जो एलिजिबल वीज़ाज़ इन्होंने जो बताए हैं, लिस्ट दी है, उसमें पार्टनरशिप बेस्ड ओपन वर्क वीज़ा इंक्लूडेड नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आपका ये सिचुएशन है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आप पार्टनर हो स्टूडेंट के। अच्छा, फर्स्ट के लिए आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु मूव टू न्यूजीलैंड एंड इंस्टॉलमेंट में मूव होते हैं ना, आई मीन कि पहले पहले हस्बैंड आ जाते हैं, फिर बाद में बीवी को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, वंस दे सेटल, यू नो। या तो फर्स्ट कर लीजिए, आई गॉट मेरा एक बेनोई है, वो इस तरह से है, ही केम फ्रॉम फिजी, और पीजी से यहाँ आके इज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स। बहन को मेरा बुलाना चाहता, बट कोविड हो गया, तो नथिंग ट्रांसपायर्ड ओवर हियर, बट नाउ इज एलिजिबल फॉर दिस वीजा बिकॉज इज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स, एंड उसको एलिजिबिलिटी है कि वो अप्लाई कर सकता है। बट बीबी बच्चे स्टिल इन पीजी, तो ये एप्लीकेशन में क्या वो उनको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। इन्होंने जो रेज़िडेंट वीज़ा है, उसमें आप अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो कंट्री में है, चाहे वो कंट्री में नहीं है। बिकॉज़ अगर पुरानी रेज़िडेंस कैटेगरी भी लिया जाए, तो उस टाइम पे भी आप अपनी फैमिली को कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे इंक्लूड नहीं कर रहे, तो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरी वाइफ़ है, ये मेरे बच्चे हैं। अगर डिक्लेयर कर दिया और इंक्लूड नहीं किया, एट लेटर स्टेज आप उनकी फिर भी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ दे आर योर इमीडिएट फैमिली मेंबर एंड दे आर योर डिपेंडेंट्स। लेकिन इस कैटेगरी में आप अभी जब चाहे चाहे वो दिसंबर में एलिजिबिलिटी बनती है, चाहे वो मार्च में एलिजिबिलिटी बनती है, आप अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो फिजी में है, चाहे वो न्यूज़ीलैंड में रह रहे हैं। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है जो आप एक एक दिसंबर का बता रहे थे और एक मार्च का बता रहे थे, तो इसमें फर्क क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है जी, जो दिसंबर में इन्होंने निकाला है, पहले दिसंबर में इन्होंने प्रेफ़रेंस दी है, जो बंदे करंटली जिनका स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के अंडर एप्लीकेशन जो है प्रोसेस हो रही हैं। कई बंदे आप अगर आप थोड़ा इसके बारे में आप सुनते रहते हैं, तो जो स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी है, वो इट वाज़ इन शैम्बल्स बेसिकली। पिछले 2-2 3-3 साल से लोग वेट कर रहे हैं क्यू में, और उनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हो रही। तो उन्होंने उसको एक्सपेडाइट किया पहले। तो क्या करना चाह रहे हैं वो, कि जो दिसंबर 1 में वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के अंदर जो अपना एप्लीकेशन लगी हुई हैं, अगर उन्होंने ये 2021 रेज़िडेंट वीज़ा के अंडर अप्लाई करना, तो वो कर सकते हैं। या वो बंदे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के बैठे हुए हैं और उनको अभी इन्विटेशन नहीं आया, तो वो बंदे एलिजिबल होंगे। जो मार्च वाली कैटेगरी है, उसमें बाकी सब बंदे जो एलिजिबल वर्क वीज़ा या एलिजिबल वीज़ाज़ होल्ड कर रहे हैं, उनकी जो टर्न है वो मार्च में आएगी। सो पहले ये एक्सपेडाइट करेंगे जो बंदे एक्जिस्टिंग ऑलरेडी इन द क्यू हैं। अच्छा, there are situation, I mean, कुछ लोग have been in the queue for the past 3 years, 3 साल से उनका क्यू में नाम पड़ा हुआ है, बट कुछ खबर नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-3 हफ्ते बाकी है, एंड probably उनका नाम आ जाएगा, एंड there will be aside case of sa. In your expertise, आपको क्या लगता है कि should they actually take this new deal that has been given to them, or actually stick with the existing application that they have got going? ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, और मैंने कहा था कि I'll ask you personally to कि पता लगे कि क्या हो रहा है। I mean, obviously, for a lot of people, ऐसा भी होता है कि इतने दिन से इतना मेहनत किया, and but बिल्डिंग बन गया किसी और के लिए, you know, I mean, and stuff like that. तो um, तो वही फीलिंग तो, but the thing over here is that you need to get your residence visa as quickly as possible, you know, कि दैट्स वो राइट। फ्रस्ट्रेशन तुमको दौड़ दौड़ के नहीं आए। तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन? देखो, अशफाक भाई, है क्या कि अभी इन्होंने रेजिडेंसी पॉलिसी अनाउंस तो कर दी है, लेकिन एक्चुअली इसका भी टाइम फ्रेम हमें नहीं पता कि कितने टाइम फ्रेम में ये प्रोसेस करेंगे ये एप्लीकेशंस।
हो सकता है कि ये कि दिसंबर में एप्लीकेशन लेके 2 महीने में प्रोसेस कर दें, हो सकता है फिर 1 साल लगा दें। सो जो बंदे ऑलरेडी क्यू में हैं और जिनका फाइनल स्टेजेस में प्रोसेस चल रहा है, फाइनल स्टेजेस मतलब उनको इमिग्रेशन ऑफिसर असाइन हो चुका है, उनका क्वेश्चनियर भी आ चुका है, उनकी इंटरव्यूज भी हो चुकी हैं। मैं तो उनको एडवाइस करूंगा कि वो उसी कैटेगरी में स्टिक रहें। अगर उनको लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट है जी, हो सकता है उनके कोई पॉइंट कैलकुलेशन में कुछ सही नहीं आ रहा, जहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़ा सस्पिशियस है, तो फिर ये नई कैटेगरी में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं बेसिकली। इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपने 3 साल कंट्री में है, कोई पॉइंट नहीं पूरे करने हैं आपको, कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो आई थिंक ये बिल एक्चुअली पर्सनल डिसीजन होगा हर एक बंदे का। और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि इमिग्रेशन जो 2021 रेजिडेंस वीजा उसको कितना टाइम लेती है प्रोसेस करने में। तो उस पे वेट, क्योंकि बात तो सिर्फ वेट पीरियड ही की है, उसमें कितना काम टाइम लगेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा। सो ये अभी सिनेरियो क्लियर नहीं है बहुत। अच्छा, एक एक और सिचुएशन है, ये जरा यूनिक है, कुछ बहुत लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा, बट शायद एक दो लोगों को बेनिफिट हो जाए। हाँ जी। बिकॉज ऑफ कोविड अभी काफी लोग रिडंडेंट हो रहे हैं, and some of these people are actually on work visa, and they are employer accredited work visa की employer dependent है। ठीक है। So अगर you have been made redundant in that period you are applying की, अभी 30th को ये लगा है सितंबर को ये अपॉर्चुनिटी, और तुमको 1 अक्टूबर को you might got made redundant. um, Technically on that visa you can't I mean you can't go and work somewhere else without making या, adjustments to your visa. यस। So if you're in that situation, and if it's a specialized field, जहाँ पे तुमको काम मिलना, I mean it's going to be a little bit difficult. हुँ। तो उन लोगों के लिए क्या होगा? आई थिंक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन तो वही है कि जल्दी से जल्दी और नया जॉब ढूंढें और अपना जो वेरिएशन ऑफ कंडीशंस है एप्लीकेशन वो वर्क वीज़ा में करवाएं। क्योंकि वर्क वीज़ा में एक बात मैं बताना चाहता हूँ सबको सुनने वालों को और देखने वालों को, कि वर्क वीज़ा में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। वर्क वीज़ा एज इट इज़ है और आपको वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी जो इमिग्रेशन की करंट सेटिंग्स हैं वर्क वीज़ा के रिलेटेड, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर आप एसेंशियल स्किल वर्क वीज़ा पे हैं, जहाँ आप लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज जो accredited एम्प्लॉयर के साथ आप हैं और आपका जॉब चला जाता है, तो आपको नया जॉब ढूँढ के आपको वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आप एलिजिबल हो गए हैं तो इमिग्रेशन तो आपको ऑटोमेटिकली रेज़िडेंसी दे देगी। जो आपकी करंट सिचुएशन है, वो आप ब्रीच नहीं कर सकते। सो द बेस्ट एडवाइस इज़ टू फाइंड अनदर जॉब, नया जॉब ढूँढ के और जल्दी से जल्दी जो है वर्क वीज़ा अप्लाई किया जाए। अगर नहीं मिल रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो इमिग्रेशन को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि ये मेरी सिचुएशन हुई है, मैं रिडंडेंट हो गया हूँ या रिडंडेंट हो गई हूँ, तो मैं नया जॉब ढूँढ रही हूँ, तो मेरा फर्ज़ बनता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई इन्फॉर्म इमिग्रेशन कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एट द मोमेंट, बट आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ न्यू जॉब। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके पास वैलिड वीजा है, बट दे स्टक ओवरसीज। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ काम करता था व्हेन आई यूज्ड टू वर्क किसी कंपनी में, ही वाज वर्किंग विद मी। तो आफ्टर कोविड क्या हुआ, द वर्क फ्रॉम होम वाज अनाउंस्ड, अ लॉट ऑफ पीपल कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वीजा है, काम भी है, काम कर रहा है, बट काम यहाँ से नहीं, इंडिया से कर रहा है। Because he went to India, Yeah. it's a desk job, computer related होता है, and he can do it from anywhere, pretty much. He's stuck in that country, valid visa है, but he's not in the country. वैसे लोग जो है उस circumstance में, उनका कुछ हो सकता है इसमें? हाँ जी, जो पॉलिसी है वो तो बड़ी क्लियर है कि आप तभी एलिजिबल हैं अगर आप 29 सितंबर 2021 में आप न्यूजीलैंड में हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के बाहर हैं तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे आप न्यूजीलैंड कंपनी के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं और न्यूजीलैंड कंपनी ने आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है वो टास्क करने के लिए, एंड आप कभी भी वापस आ सकते हैं, तो देन उस केसेस में आपको इमिग्रेशन जो है वो एक्सेप्शन दे देगी। अभी इंडिया का क्या स्टोरी है वो अभी ऑनेस्टली इतनी क्लैरिटी नहीं है कि उसको कैसे देखेंगे। वो जो आप जिसकी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वो कंपनी न्यूज़ीलैंड कंपनी ने भेजा है जहाँ वो इंडिपेंडेंटली अपनी नहीं नहीं नहीं, so he went to India for a family visit, ओके, ओके।
but he got stuck there because of COVID. But ठीक है। he had the opportunity to work still because multinational company है, हाँ, and you can वहाँ के ऑफिस में जाके लैपटॉप लेके you can work still for New Zealand. ठीक है, तो उसका पे जो न्यूजीलैंडी अकाउंट में आता है, टैक्स यहाँ भरता है. ठीक है। Um, तो it's a unique situation. तो I was just हाँ, wondering कि वो ऐसे देखो सिचुएशन में क्या आई होता थिंक वो वॉलंटरी कंट्री छोड़ा है अपनी फैमिली की विज़िट के लिए, तो जो अगर मैं अभी फेस वैल्यू पे देखूँ जो पॉलिसी है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल। बट उसकी जैसी सिचुएशन वाले बंदे बहुत हैं इस टाइम पे जो फिजी में भी बैठे हैं, इंडिया में भी बैठे हैं और कंट्रीज में भी बैठे हैं, जो शायद फैमिली को मिलने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे स्टक हो गए कोविड की वजह से और वापस नहीं आ पा रहे। तो वो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है। लेकिन जैसे 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 थोड़ी इमिग्रेशन की इंस्ट्रक्शंस अपने को फर्दर क्लियर होती जाएंगी, उस पे हम लोग अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एट दिस मोमेंट आई वुड से कि दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल। है. अच्छी बात. Now, are there any sort of age restrictions on that? यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे फिजी इंडियन कम्युनिटी में जो excuse me जो केयर गिविंग में काम कर रहे हैं. हाँ जी। And they've been working in the country for the past 15 years, 15, 20 years. 20 साल से Yep. काम कर रहे हैं, but they have been working under a work permit Yep. only. Annually review करना पड़ता है because they have hit their 60s. Yep. Annually review करता है, work permit है, valid है, they have health screen है, everything's done. But um, because of their age, they could, जो if they went into the queue, उनका points बरोबर नहीं होता था. Yep. So are those people eligible? देखो अभी तो पॉलिसी में कुछ ऐसा एज रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाया नहीं है। जो पहले वाली पॉलिसी थी स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी जो रेजिडेंस की पॉलिसी थी, उसमें भी ऐसा कुछ एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। उसमें सिर्फ पॉइंट्स आपको मिलते थे और पॉइंट्स जैसे-जैसे आपकी एज ज़्यादा होती थी, पॉइंट्स कम हो जाते थे। इस केस में तो पॉइंट का कोई सिनेरियो ही नहीं है। पॉइंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सो मेरे को नहीं लगता कोई एज रिस्ट्रिक्शन है। चाहे आप 60 भी हैं, 65 भी हैं और आप एक्टिवली फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और आप वन ऑफ द क्राइटेरियाज आप मीट करते हैं, तो यू विल बी एलिजिबल। तो ये बहुत खुशी की बात है. I mean, especially मेरे community के लिए because या there have been seriously there have been people who have been in this country for 20 years and यस, उनके बच्चे 20-21 के होने वाले हैं यस, and इतने साल से यहाँ पे हैं and बच्चे यहीं पले बड़े यहीं हुए. I mean, फिजी का उनका बहुत सी छुट्टियों में जाके घूमना होता था, but they're या still Fijian citizens, because of हाँ, the regulations that we had. India का भी I mean, I'm pretty sure that people from या India and other parts of the world living under the same situation. So, यस, I mean, it's a blessing for those people. यस, यस, आई थिंक इट्स वो देखो आई नो पर्सनली एंड ऑब्वियसली इशफाक भाई आप भी जानते होंगे बहुत लोगों को जो बहुत सालों से इधर मेहनत कर रहे हैं और इतनी एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस कंट्री में, चाहे वो टैक्स सिस्टम से, चाहे वो कल्चरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो सोशली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन स्पेशली अपनी माइग्रेंट कम्युनिटी की। और आई थिंक उनको एक वो वैल्यू नहीं किया जा रहा था। तो आई एम ऑनेस्टली एंड वी ऑल वेरी हैप्पी फॉर दोज पीपल कि जिनको दे नाउ दे कैन गेट अक्रॉस द लाइन और अपना यू नो कंट्री को परमानेंटली अपना होम बोल सकते हैं हमारी तरह। अच्छा, ये जो पहले होता था, ये जो एनएसको का अक्रेडिटेशन फॉर गेटिंग, अगर काम ढूंढना है तो यू हैव टू फाइंड इट विद इन द एनएसको रेंज एंड स्टफ. इसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है? नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ 2021 रेजिडेंट पॉलिसी में कि आपको वो आपको उसी कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में आपको रहना। बेसिकली उन्होंने सारी एलिजिबिलिटी जो है खत्म कर दी है। एक ब्लैंकेट पॉलिसी है जिसमें आपको बड़ी बेसिक जो आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जिसको एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इमिग्रेशन की लैंग्वेज में, और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। ये 2 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी मीट करनी है, तो इस चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस पे और ज़्यादा बात करनी है हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई और एलिजिबिलिटी नहीं है जो दिख रही है इस टाइम पे। अच्छा, ये जो करेक्टर रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात करते हैं बिकॉज मेरे पढ़ने में आया कि पुलिस सर्टिफिकेशन भी नहीं नीडेड है. तो हाउ डू यू डिफाइन वो जो करेक्टर रिक्वायरमेंट का जो बेसिस है, कैसे तुम प्रोवाइड करोगे? नहीं, पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा। 2-3 मेन याद रखना है कैरेक्टर के बारे में। अग बाय द एज ऑफ 17 आप किसी भी कंट्री में रहे हैं पिछले 10 सालों तक, हम्म. उस कंट्री से आपको पुलिस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा न्यूज़ीलैंड इमिग्रेशन के लिए। अच्छा. चाहे आप फिजी में रहे हैं, चाहे सपोज़ करो आप
कुक आइलैंड में रहे हैं, कहीं भी रहे हैं, आपको पुलिस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है। ये इन्होंने वेव ऑफ नहीं किया है, बिकॉज़ ये बेसिकली आप जो कंट्री में बंदों को परमानेंट रेज़िडेंट दे रहे हैं, उनका कैरेक्टर चेक करने की द प्रोसीजर है। और उसमें अगर वो कैरेक्टर चेक नहीं करेंगे और वो बंदे जो जो हमारी कम्युनिटी के लिए सेफ नहीं है, जो हमारी सोशल कल्चर के लिए सेफ नहीं है, वो बंदे कंट्री में आ जाएँगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो वो रिक्वायरमेंट तो है ही है, वो उसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक और सबसे बड़ी जो मैं इसके साथ ही बताना चाहता हूँ इशफाक भाई, वो है बर्थ सर्टिफिकेट्स। हाँ जी। इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड जब एप्लीकेशन रेज़िडेंसी की प्रोसेस करती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है आपका। कई बार हमारे देशों में, फिजी में भी और इंडिया में भी होता है कि हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट, कई बार बर्थ रजिस्टर नहीं हुआ होता और बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक मैं जो अपने सुनने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस पे अभी काम करना शुरू कर दो। कई बार समय लग जाता है उसमें काफ़ी, जो हमारी जो हाई कमीशंस हैं अलग-अलग देशों की, उन उनमें थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, तो वो काफ़ी टाइम ले जाती हैं। तो उस पे आई थिंक अभी काम स्टार्ट करना शुरू कर दो। हाँ, फिजी में आई मीन लाइक जो सुन रहे हैं अभी बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाना इट्स नॉट एज इजी एज इट यूज्ड टू बी, उसका भी एक प्रोसेस है। या हम probably will do another video on the process of making those birth certification because I या don't know it off the top of my head, बस या जरूरी नहीं पड़ा, but पहले बहुत आसान था, you can just anybody can go and just get a birth certificate if you have got the correct details, या बहुत फर्स्ट नहीं होता था, but it's become a little more rigid. um, और the one other thing I wanted to ask you in terms of this, there's a big, there's a bit of a backlash from the business community हुँ, हुँ। with regards to this. कुछ दोस्त है मेरे business owners है. तो क्या होता है, we've got staff who have been promised a visa um, in principle. अभी apply नहीं किया है, but they've got a visa in principle. तो because of ये requirement कम होने के कारण, there's a lot of people जो commit करते थे कि I'm going to work for these people, and there's a lot of businesses that put a lot of money in hiring these staff. अभी immigrant worker को अगर लाना पड़े, I mean like if you're hiring a migrant worker, obviously there's cost involved in maintaining them. Visa का cost होता है, lodgement का cost होता है, and there's a, I mean, then you have to advertise and there's a lot of things associated with it. या Um, अब ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे because it's not necessary, and this announcement came so suddenly that it has left a lot of business people, business community, in sort of a limbo state. So, um, are there any securities around that in terms of that? हाँ जी, ये बड़ा एक क्वेश्चन आजकल काफ़ी इट्स स्प्रेडिंग अराउंड अ लॉट दीज़ Mm. डेज़। क्योंकि देखो हमारा ना एज़ अ एथनिक कम्युनिटी, हम लोग जो एथनिक बिज़नेस कम्युनिटी है ना, वो हम एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बिज़नेस करते हैं। चाहे वो ट्रेड करनी हो, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों, हम लोग एक-दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस करते हैं। तो हमारे जो एथनिक एम्प्लॉयर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी जनरली एथनिक ही होते हैं। हाँ क्योंकि जी। हमें हमारा हाँ, वर्किंग बिल्कुल। कल्चर पता होता है एक-दूसरे को, और हम अपने एक-दूसरे के वर्किंग कल्चर को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और उस पे बिलीव करते हैं। तो वो एक थोड़ा-सा अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी में हाँ, सुनने में आ रहा है कि शायद ये जो बंदे अभी एलिजिबल हो गए हैं, इनको एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होगी, और ये जब एलिजिबिलिटी मीट कर जाएँगे और अपना रेज़िडेंसी हो जाएगी, तो ये विल मूव अराउंड और अपने बंदों को बिज़नेस कम्युनिटी को बंदे मिलने मुश्किल हो जाएँगे। आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें मैं बोल सकता हूँ कि कई बंदे हैं जो अपनी रेज़िडेंसी होते ही, चाहे वो अभी स्किल्ड जॉब में काम कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है लो स्किल में चले जाएँ, बिकॉज़ उनको कन्वीनियंस होती है, एक ह्यूमन नेचर है कि हमें ईज़ी जॉब मिल जाए, चाहे पैसे कम भी मिल जाएँ। कैसी ऐसी कुछ हैं अपनी कम्युनिटी में बंदे। वो हाँ, हो सकता है लूज़ करें, लेकिन कुछ ज़्यादा बंदे जो मैं जानता हूँ, वो देखो उन्होंने जॉब तो करनी है फिर भी कहीं न कहीं। तो आई थिंक वो अभी इट्स ऑल कम डाउन टू हाउ स्ट्रांग यू हैव अ रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयी। कितना आप उसको अच्छा ट्रीट करते हैं, या पहले भी करते थे, ना कि अभी करना शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ से एम्प्लॉयी को ये है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे को ये बंदा लुक आफ्टर कर रहा है, तो मेरे को सीखने को मिल रहा है, एंड लर्न व्हाइल यू अर्न, तो वो एक चलता रहेगा। और तीसरा जो मैं सॉल्यूशन इसका मानता हूँ, इनको बॉर्डर ओपन करने पड़ेंगे, जो करंट गवर्नमेंट है, बहुत जल्द बॉर्डर ओपन करने पड़ेंगे, ताकि जो नया इनफ्लो है ना, पिछले डेढ़ 2 साल से कोई बंदे न्यूजीलैंड में आए नहीं।
इनको बॉर्डर्स ओपन करने पड़ेंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो बंदा नया इन्फ्लक्स है वो आए कंट्री में, चाहे वो वर्कर के रूप में हो, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आए। लेकिन उससे क्या होगा कि स्टाफ शॉर्टेजेस जो प्रॉब्लम चल रही है अभी और जो आगे बढ़ने भी वाली है, उसको हम टैकल कर पाएंगे उस तरीके से। सो बॉर्डर ओपनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मानता हूँ अगर किसी का कंसर्न है बिजनेसमैन का कि मेरे बंदे छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, नाउ फाइनली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है when it comes to any immigration matter, you know, or I call it the kryptonite of migration application, जो या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है हमारा, जो आइल्स। कितने लोग इसमें पकते हैं, मुझे आई मीन पक्के कितने कड़ी हो गए हैं अभी तक, पकते ही रहते हैं और कुछ हो नहीं सकता है, तो इसमें इसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं? नहीं, इसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज मीट करनी पड़ेगी। आई नो इंग्लिश जो हमारी कम्युनिटी की, चाहे फिजी इंडियन है, चाहे इंडियन है, हमारी बहुत बड़ी दुश्मन रही है शुरू से। तो लेकिन इसमें लकीली कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें इंग्लिश में आपको आइल्स में इतने बैंड लेने पड़ेंगे या नहीं लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो जस्ट स्ट्रेट पाथवे है, बहुत स्ट्रेट पाथवे। ये जो आइल्स का बैंड है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारे हमारे फिजी में जितने भी स्टडीज होते हैं, इट्स ऑल इन इंग्लिश मीडियम। इंडिया में तो या फर्क होता है, आई मीन देयर वेरियस मीडियम्स यू कैन गो टू, बट यस, सारे इंग्लिश में ही होते हैं, बट द क्वेश्चंस आर जस्ट एंड जो स्ट्रक्चर होता है, लोग जाके अच्छे इंग्लिश टीचर्स जाके सेवन नहीं मार पाते, टीचर्स यस, होते हैं इंग्लिश के ना। सो यस, इट्स अ डिफिकल्ट, सो एक खुशखबरी है कि आइल्स के बिना जो लोग यहाँ पे, काफी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि इतने इतनी बार वो दे वांटेड टू डू द एसएमसी एप्लीकेशन, वो जो पॉइंट्स लेने के लिए जो लॉटरी में जाता है, I mean, they have not been able to apply just because English का कुछ होता नहीं है, तो हाँ। uh, so at least this is your chance, just go and हाँ, give नहीं, it. वो इस समय वो हर्डल नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि लुक, आई थिंक ऑन द अदर हैंड इंग्लिश तो इस कंट्री में आने रहने के लिए जरूरी आना चाहिए, लेकिन एक 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 बेंचमार्क नहीं है अभी, जो पहले बेंचमार्क होता था वो हाँ नहीं है जी। अभी। यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट हैसल, लेकिन हाँ, इन योर सर्वाइवल इन न्यूजीलैंड, और आपको अच्छी तरह से यहाँ कंट्री में ग्रो करने के लिए आपको एक वो रिक्वायरमेंट तो है ही, जो फ्यूचर में भी पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा अजय भाई, finally, just do you have any final words that you would like to say to final bits of advice that you'd like to give to our future, like be 165,000 बोल रहे हैं लोग, applicants जो eligible हैं, so to these future New Zealanders, do you have any word of advice for them? हाँ, श्योर। आई थिंक मैं सबसे बड़ा जो एडवाइस वही मेरी तरफ से है कि जो भी बंदे अपने इस कैटेगरी के थ्रू रेजिडेंट बनेंगे, सबसे पहले तो वो अच्छे नागरिक बने इस कंट्री के, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, इस कंट्री के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करें, और कंट्री में कंट्रीब्यूट करें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, और अपनी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें जो एक नॉर्मल न्यूजीलैंडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। सेकंड एडवाइस जो मैं पहले भी अपने जो यंग कम्युनिटी अपनी काफी इधर है, जो दे विल गेट अक्रॉस द लाइन, उनको मैं हमेशा देना चाहता हूँ कि अपने आप को स्किलफुल करें। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप रेजिडेंट हो जाएंगे। रेजिडेंट होने का एक माइलस्टोन तो है, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ स्टार्ट होती है। तो अपने आप को स्किल अपग्रेड करें, ऐसी स्किल्स में जाएं जो न्यूजीलैंड में शॉर्टेजेस में है, जिसमें सैलरी भी अच्छी है, जिसमें आपका फ्यूचर भी काफी सिक्योर है। आप वापस यूनिवर्सिटी जाके स्टडी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट स्टूडेंट लोन पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आप रेजिडेंट हो जाएंगे। तो अपने आप को स्किल्ड करें, और उस हिसाब से अपनी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन है वो कंट्री की तरफ देते रहें। Thank you, Ajay ji, आपके वो कीमती वक्त के लिए। I know you've really taken our time for this. But we had a lot of emails go back and forth on this, so you've really taken our time, for doing this and informing people. वो भी without migration advice, without cost. तो I mean ये हमारे अजय भाई है माइग्रेशन एक्सपर्ट से, तो अगर आपको कुछ फर्दर एडवाइस चाहिए तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, मैं वेबसाइट में नीचे पे डाल दूंगा। मैं हूँ अशफाक खान फ्रॉम द फिजी गिरमिट फाउंडेशन।
and I'd like to sign off on this recording now. Have a good day, and welcome to New Zealand to all the new Kiwis. Bye bye. Thank you, Ashfaq bhai. Thank you.